आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी, नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी, मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। हा 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 इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली, ये कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक हूँ मंदाकिनी जी, और आपको देख के लग रहा है कि मतलब मौसम सुहावना सुहावना सा हो गया है। और आपको देखकर मुझे लग रहा है आरती की ठंड आ गई है। जी बिल्कुल। और कई जगहों पे तो अभी अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है ना? बिल्कुल। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात अलग है, खैर यहाँ तो इतना नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जगहों पे अच्छी खासी ठंड होने लगी है। बिल्कुल। और लोगों ने स्वेटर निकाल लिए हैं, रजाइयां भी निकाल ली हैं, कंबल निकाल लिए हैं, और दिन की धूप भी, हल्की जो गुनगुनी धूप है उसको वो लेना भी सीख रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, धूप का सेवन जो है करने लग गए हैं। लेकिन हाँ, इस मौसम में ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, क्योंकि कई बार हम क्या होते थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। और यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी कभी कभी रात को जब हम सोते हैं तो लगता है कि हल्का ठंड है, तो कुछ चादर या हल्की, सुबह की और शाम की तो ठंड है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भी ठंड है, तो अपने स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना है और खाने पीने का तो ख्याल रखना ही है। बिल्कुल कोशिश करें कि गर्म खाना खाएं, बिल्कुल ताजा स्वस्थ खाना खाएं ना। और क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा मौसम जब बदलता है ना, तो कुछ न कुछ परेशानी आने लगती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ सर्दी जुकाम हुआ भी है तो आप थोड़ा चीजें अपने घर की जो है किचन की, उनको चीजों को इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत समय तक नहीं। अगर बहुत समय तक ये चीजें चल रही हैं तो आप डॉक्टर के पास तुरंत चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार क्या होता है, हम लापरवाह हो जाते हैं और घर का जो देसी नुस्खा अपना लेते हैं, तो किसी हद तक तो वो सही है। अगर आपको सूट करता है तो बिल्कुल एकदम से आप डॉक्टर के पास न भागें। लेकिन जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं उसको, और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी तबीयत को, चीज को, तो फिर डॉक्टर के पास जाएं और उचित दवा लेना चाहिए। वैसे तो बच्चों की खासतौर से आपको चिंता करने की जरूरत है, उनके लिए किसी तरह का कोई नुस्खा नहीं अपनाएं। अगर बच्चे बीमार होते हैं इस मौसम में तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उचित इलाज करवाएं। जी, और आज हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। बताइए। तो आज हम बात करेंगे, आज दिन है मोक्षदा एकादशी का, और जिसे हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष में महिला खिलाड़ी को हम लेकर आते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं मेहुली घोष को, जो निशानेबाजी की खिलाड़ी है। और हम बात करेंगे आत्म केंद्रित किस तरह से बना रहा है हमें सोशल मीडिया। हाँ, और मेरा जो सबसे जो फेवरेट वाला सेगमेंट रहता है वो तो आपको जानती है ना, व्यंजन। बिल्कुल। तो आज क्या बनाने वाली है व्यंजन में? तरह तरह के, हर तरह के व्यंजन, कोई भी ऐसा नहीं कि मीठा मीठा या कुछ नमकीन ही नमकीन, जो चाहे, जिस तरीके की चीजें चाहें आप, क्योंकि सर्दी का मौसम है, खाने पीने की तो वैसे ही लगी रहती है। हलवा, गाजर का हलवा या बादाम का हलवा बनाया जा सकता है। गाजर आ गई अब, इस समय हलवा बनने के लिए तैयार है। हाँ, तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि ये आपका सेगमेंट है और आप लिखकर भेजें हमें कि इन सर्दियों के मौसम में जब शुरुआत हो चुकी है तो आप किस तरह का गर्म भोजन कर रहे हैं, क्या पकवान बनाते हैं, खास तौर से सर्दी के इस मौसम में क्या खाना चाहिए, आपके घर में क्या बनता है जो आपके स्वास्थ्य को
अच्छा रखता है, लाभप्रद बनाए रखता है। और ये भी चाहेंगे कि आप इसमें आत्म केंद्रित किस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो हमें अकेला कर रहा है, इस पे भी आप अपने कुछ विचार लिख के हमें भेजें, जिसे हम सबके बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम सोशल मीडिया में डूब चुके हैं और हमारी जिंदगी पूरी जो है सोशल मीडिया को समर्पित हो चुकी है। इसके अलावा भीड़ में होते हुए भी अकेले हो चुके हैं। और अगर किसी वजह से हमारा मोबाइल खराब हो जाए ना आरती, तो लगता है कि दुनिया में हमारा कोई रहा ही नहीं। जी, हमारा कोई बहुत अपना कोई बिछड़ गया है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह के विचार हमारे भीतर पनपने लगे हैं, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए और लिखिए कि आप कितना घुसे हुए हैं सोशल मीडिया में, या आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, घर परिवार का कोई सदस्य दिन भर ऐसा मजेदार कुछ वाकया हुआ हो, वो भी आप लिख के भेज सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए पहले गीत सुन लें। बिल्कुल, कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, मोक्षदा एकादशी, जिसे हम गीता जयंती के नाम से जानते हैं। तो बताइए अपने श्रोताओं को कि क्या है आज के दिन की खासियत। जी, आज मोक्षदा एकादशी है, जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है, उसकी 11वीं तिथि को मनाई जाती है। और ये दिन श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा पाने का उत्तम अवसर माना गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में दिव्य ज्ञान दिया था, जिसे कहते हैं जो उपदेश दिए थे, वो आज ही के दिन दिए थे, जिसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। जी, और वैसे देखा जाए तो भगवत गीता के उपदेशों में जो है कर्म की बात, भक्ति की बात और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का मार्ग जो है वो बताया भी गया है। और आरती, ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ना। गीता का पाठ जब हम करते हैं तो जीवन में क्या आती है? पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता। और ये दिन जो है श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करने का और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीने का एक खास दिन है, जो हमें प्रेरणा देता है कि किस तरह से जीवन को जिया जा सकता है। बिल्कुल, और हमारे श्रोता भी इसके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले दो सेनाओं के बीच अपना रथ लेकर बताया, जो ज्ञान दिया था उन्हें कि कर्ता अकर्ता, पाप पुण्य, धर्म अधर्म का फल क्या है। इस संसार के सभी प्रश्नों का जो उत्तर था वो अर्जुन ने उनसे मांगा था, तो उन्हें दिया था। तो इसको लिखा गया है इस भगवत गीता में, तो इसी के लिए आज हम मनाते हैं इस चीज। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित दिन है और जो है कि मोक्ष प्रदान करता है, ऐसा माना जाता है। और गीता जयंती वो दिन है जब भगवान मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष देने वाली। धार्मिक जो ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के कहते हैं कि जो वो पाप करता है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्रत रखने वाले और उनके जो पितृ पक्ष है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था और इन दोनों पर्वों को एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। जी, और बहुत सी चीजें लिखी हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं। तो इनसे पहले हम एक गीत क्यों ना सुन लें? बिल्कुल, गीत सुन लें, लेकिन एक बहुत ही प्यारा संदेश हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आप कहें तो मैं उसे पढ़ के सुनाऊं? बिल्कुल बताइए। वो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को महाभारत के युद्ध से पहले दो सेनाओं के बीच अपना रथ लेकर बताया, जो ज्ञान दिया, कर्ता अकर्ता, पाप पुण्य, धर्म अधर्म का फल क्या है। और इस संसार के सभी प्रश्न अर्जुन ने किए, उनका उत्तर दिया और उसका यथार्थ उत्तर उन्होंने दिया। भगवत गीता के नाम से महर्षि व्यास जी ने भी अपने कलम से लिखा कि प्रथम प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे 100 पुत्रों, मेरे भाई पांडु के पुत्रों और अन्य योद्धाओं के बारे में उन्होंने सवाल किया। तब संजय ने अपनी निरावरण दृष्टि से सभी हकीकतें सुनाई। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं आज के खास दिवस पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
और मंदाकिनी जी, अब समय हो गया हम महिला खिलाड़ी के बारे में बात कर लें। हाँ, बिल्कुल। आज हम लेकर आए हैं मेहुली घोष को, जो कि निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। और 20 नवंबर 2000 को जन्मी मेहुली घोष एक भारतीय निशानेबाज हैं। मेहुली को निशानेबाजी के प्रति तब जिज्ञासा हुई जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। साथ ही वो एक पूर्व जूनियर विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और 13 साल की उम्र तक वो हिंदी जासूसी टीवी शो CID से बहुत प्रभावित रहती थी, ऐसा हमने उनके बारे में पढ़ा। लेकिन अभिनव बिंद्रा के पदक जीतने के बाद वो इस खेल के प्रति बहुत आकर्षित हो गई। और घोष ने इस खेल में अपनी शुरुआत के बारे में कहा कि जब मुझे पता चला कि ये एक ओलंपिक खेल है तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई, और मुझे पता चला कि मेरे घर के पास एक क्लब है तो मैं वहां गई और कुछ शॉट लगाए और मुझे अच्छा लगा। मैं बस और कुछ और करना चाहती थी। और मतलब उन्होंने ना, जैसे बच्चों ने कि अगर कोई चीज देखी तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो हमें अगर क्रिकेट खेल रहा है तो हमें क्रिकेटर बनना है, बैडमिंटन खेलने तो हमें ये चीज, मतलब जो चीज देखते हैं, अगर कोई टीवी में भी देख रहे होते हैं तो वैसे ही करना चाहते हैं ना। तो उसी तरह से कुछ था। और लेकिन घोष जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी, जहां उनकी मां गृहिणी थी और पिता मतलब उनकी नौकरी करते थे, उन्हें अपने माता पिता को खेल में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी करना पड़ा। जब उन्होंने ओलंपिक निशानेबाज बनने की अपनी इच्छा उनके सामने रखी तो उनके माता पिता को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बिल्कुल। और घोष ने कहा कि मुझे राइफल शूटिंग में हाथ आजमाने के लिए थोड़ा सा समय लगा उन्हें मनाने में, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगा शौक था। और लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि मैं इसे गंभीरता से करना चाहती हूँ और मेरी रुचि इसमें है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर यही तुम्हारा सपना है तो तुम्हें कोशिश करनी ही होगी। बिल्कुल। और अपने करियर के शुरुआती दौर में जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनकी खेल जीवन पर बुरा असर डाला, जब उन्हें 2015 में शूटिंग से निलंबित कर दिया गया था, उस दुर्घटना से उबरना मुश्किल था, लेकिन फिर उनके परिवार के सहयोग और खेल के प्रति प्रेम ने उन्हें इससे उबरने और आगे बढ़ने में मदद की। और घोष ने 2015 की अगर हम बात करें आरती, तो कोलकाता में ओलंपियन जयदीप कर्माकर की एकेडमी में दाखिला ले लिया और 2021 तक वहां प्रशिक्षण भी उन्होंने लिया। और मेहुली को कुछ आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा इस दौरान, लेकिन उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहा। उसकी मां बताती है कि हमें उसके कई खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज तक लेना पड़ा था। जी। और बाद में मेहुली ने विभाषण गांगुली की देख रेख में प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेहुली की मेहनत रंग लाई और वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। मैक्सिको के ग्वाडलहारा में हुए ISSF विश्व कप में 2 कांस्य पदक जीतकर मेहुली घोष भारतीय निशानेबाजी के क्षितिज पर एक नए सितारे के रूप में उभरी। और 123 प्रतियोगियों के बीच वे चेक गणराज्य में आयोजित 2018 जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय निशानेबाज थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन था, यानी ISSF, उसके अनुसार उनका एशिया में तीसरा और विश्व में 6ठा स्थान था। और 2017 में जापान में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जी। और उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक प्राप्त किए। और 2017 की नेशनल चैंपियनशिप में मेहुली ने 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज का पुरस्कार दिया गया। 2018 मार्च में वो मैक्सिको में ISSF विश्व कप में 2 विश्व कप पदक जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की प्रतियोगियों में से एक बन गई। उन्होंने वहां जीतने के रास्ते में एक जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और इसके अलावा अगर 2019 की बात करें तो ISSF जूनियर विश्व कप में उन्होंने रजत पदक भी जीता। और 2019 में ही दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। 2019 एशियाई चैंपियनशिप यानी जूनियर जो ताइवान में कांस्य पदक उनको मिला। 2018 में ओलंपिक खेल हुआ था ब्यूनस आयर्स में, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता। और 2018 में ISSF में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जी। और 2018 राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड कोस्ट में रजत पदक और 2017 एशियाई चैंपियनशिप युवा वाको सिटी स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। और 2016 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप पुणे में 2 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते। और साथ ही 2019 ISSF जूनियर विश्व कप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2018 विश्व कप ग्वाडलहारा कांस्य पदक जीता उन्होंने। और 2023 में ISSF विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। बिल्कुल, बहुत सारे पदक उन्होंने जीते हैं। और बाकू की अगर बात करें तो 2023 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था।
और हांगझोउ में 2023 की अगर हम बात करें तो एशियाई खेलों में महिला टीम की 10 मीटर जो एयर राइफल में उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक यानी जीता कि इन्होंने मतलब ढेर सारे पदक जीते हैं जी। देश के लेकिन लिए। इसके पीछे कितनी मेहनत थी ना आरती। बिल्कुल। कोई भी पदक तभी प्राप्त होता है, कितनी मेहनत की होगी उसने, है ना। उन्होंने कितनी मेहनत करके पूरा अपना ये समर्पण देना मुकाम, पड़ता है किसी भी खेल में आपको, जो अगर बिल्कुल उसमें खेल हो या करना है कोई भी कुछ भी। दुनिया हो, पढ़ाई की दुनिया हो, खेल की दुनिया हो, कोई भी आपका या आर्ट की लाइन हो, कोई भी आपकी लाइन हो सकती है, लेकिन अथक प्रयास जो है ना, जरूरी है। अथाह मेहनत आपको करनी होती है, उसके बाद ही कोई मुकाम हासिल होता है। तभी आपकी तारीफें करते हैं लोग। हाँ, तभी तो तारीफ होती है। तो ये गीत हाँ, तो मंदाकिनी मैम जी, आज विश्व एड्स दिवस भी है। बिल्कुल, आज 1 दिसंबर है और आज हम ये खास दिन मनाते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है HIV यानी एड्स के बारे में लोगों के मन में जागरूकता बढ़ाना है। और ये दिन जो है खास तौर से जान बचाने के लिए लोगों को याद दिलाया जाता है कि किस तरह से हम इस भयंकर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इसको रोकने के लिए जो वैश्विक प्रयास किए जाते हैं उसको मनाने का आज का दिन है। बिल्कुल। वैसे भी ये जो जागरूकता दिवस होते हैं वो इसीलिए मनाए जाते हैं कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग जानकार बन सकें उस चीज के लिए और आगे आएं और लोगों में और जागरूकता फैलाएं। बिल्कुल सही बात है, जागरूकता होनी बहुत जरूरी भी है और अब हुई भी है जागरूकता। एड्स को लेकर भी लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है बीमारी तो बीमारी है, किसी भी तरह क्या से क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह से आपको प्रिकॉशन बच सकते हैं इस बीमारी से, बिल्कुल। और अगर हो भी जाए तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और इसीलिए इस दिवस को मुख्य रूप से मनाया भी जाता है कि विश्व एड्स दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1988 में। और विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ने के 2 जन सूचक अधिकारियों ने ये 1987 में इसकी प्रस्तावना दी थी। और ये दिवस जो होता है ये इसलिए मनाया जाता है कि HIV जो संक्रमण है उसके बारे में लोगों को शिक्षित किया जा सके, भेदभाव को कम किया जा सके, कि बहुत से लोगों को गलतफहमी की मतलब उनसे दूर ही रहो एकदम, तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमें उससे बचाव रखना है, और लेकिन लोगों को अलग थलग भी नहीं करना है, तो वो सब चीजें बताने के लिए भी मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है हर साल ये। और 2025 ये हर बार इसकी एक उद्देश्य होती है, एक थीम होती है। तो इस बार की थीम है व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। बिल्कुल सही कहा आरती। और विश्व एड्स दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1988 में हुई थी और WHO के अनुसार जो है इसकी प्रस्तावना 1987 यानी 1987 में रख दी गई थी जी। और 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि आज के दिन को खास तौर से समझना कि HIV क्या है या एड्स कैसे फैलता है। और हमारे श्रोताओं ने इस पर विचार भी लिखे हैं, लेकिन अभी जो वक्त है वो है एक अंतराल लेने का। इस अंतराल के बाद हम श्रोताओं के विचार लेते हैं। जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। हाँ, तो आरती क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे विश्व एड्स दिवस की, उसके बारे में बता रहे थे हम कि किस तरह से जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने अपने विचार भी लिखकर भेजे हैं। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व एड्स दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये सभी मनाए जाते हैं।
है ना। हाँ जी। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि एचआईवी आज भी एक वैश्विक चुनौती है और 2025 की थीम बाधाओं पर विजय एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव है। इस बदलाव की सबसे जरूरी कड़ी है एचआईवी की शुरुआती पहचान और समय पर उसका इलाज शुरू हो जाना। बिल्कुल सही कहा। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता है तो मरीज एक लंबी जिंदगी जी पाता है। लेकिन वही बात कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए और किस तरह से हमें जो है अपने आप को बचा के रखना है। जी बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखकर भेजते हैं कि विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से जो मनाया जाता रहा है, इसका उद्देश्य रहा है एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इस बीमारी से जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए श्रद्धांजलि देना। और सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी जो संगठन है, दुनिया भर में लोग अक्सर जो एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ इस दिन का निरीक्षण करते हैं। इस दिन पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल कोशिश ये की जाती है। देखिए, जो हम आज का दिन मनाते हैं ना आरती, कि ये जो खतरनाक बीमारी है इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए खुद भी इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस तरह से फैलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। खतरनाक बीमारी है और अपने आप को किस तरह से हम संयमित रखें, इस पर भी बात होती है। और कहते हैं कि ये जो एड्स है व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को आरती इतना कमजोर कर देता है कि मामूली सा इन्फेक्शन से लड़ने की भी उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती है और उनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है और अंत में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए एड्स की रोकथाम और उसका बचाव बेहद जरूरी है ना। और लोगों को कई तरह के मिथक बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो हकीकत है वो आप ध्यान रखें, आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को बचा के रखते हैं गलत आदतों से, गलत उनसे जीवन से, तो आप अपने आप को बहुत हद तक बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए बस अपना ध्यान रखिए और जो भी प्रिकॉशन आपको बताए जाते हैं उसका ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप काम करें तो आप बीमारी का शिकार नहीं होंगे। और अगर हो भी गए तो ऐसी घबराने की बात नहीं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनको डॉक्टर को बताइए और उसको चीज़ को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छुपाने से वो आपके रोग तो बढ़ेगा ही, साथ में और लोगों को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप उस हिसाब से काम करें और उसकी दवाइयाँ लें, जो दवाइयाँ उस पर दी जाती हैं, तो इससे बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रह के भी जीवन बिताया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एचआईवी है वो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जो वायरस जो संक्रमित व्यक्ति के जो रक्त की बात करें, उसके वीर्य की, उसकी योनि में और जो संपर्क में आने से जो फैलता है, जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध है ना, और जो संक्रमित सुई है या सिरिंज का जो साझा उपयोग किया जाता है, या एक संक्रमित माँ से जो है बच्चे को संक्रमण फैल सकता है। अगर माँ एड्स पीड़ित है या एचआईवी पीड़ित है तो उसे ध्यान रखना होगा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपने जीवन को रखना होगा और बच्चे के साथ किस तरह से उन्हें दूध पिलाना है, क्या करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और असुरक्षित जो यौन संबंध हम मनाते हैं उसे बहुत बड़ा ये जोखिम बढ़ाने वाला काम है। तो अपने आप को बचा के रखें। और नशीली दवाओं का जो आप इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ लोग सुई जो हम लेते हैं उसमें भी इस तरह की बीमारियां इससे भी फैलती हैं और संक्रमित रक्त चढ़ जाता है, संक्रमित अंग हो जाते हैं। ये सभी कारण हो सकते हैं कि आपको एचआईवी या एड्स जैसी भयानक बीमारी से जूझना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि बचाव में ही सुरक्षा है। बिल्कुल। तो आरती, आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं कि आत्म केंद्रित बना हमारा सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में इतने केंद्रित हो गए हैं कि आत्म केंद्रित हो गए हैं और हमें दुनिया जहान की भी जो है परवाह नहीं रहती है, क्योंकि हम पूरे समय सेल्फ ब्रांडिंग पे लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालेंगे, उसके बाद फोटो डालने के बाद वेट करते रहते हैं कि अब इस पे कितने कमेंट आए, इस पे कितने लाइक कितने लोगों ने लाइक कर दिया है, क्या क्या विचार लिखे हैं, किसने हमें खूबसूरत कहा है, किसने हमें क्या कहा है ना। किसने हमारी बुराई करी है। हम अपनी फोटोज डालते हैं तरह तरह की और वाकई सुनना चाहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं या खूबसूरत लग रहे हैं। अब हकीकत में हम कैसे होते हैं ये तो हमें ही पता होता है। बिल्कुल। तो आज की जो अति व्यस्त जीवन शैली है युवा पीढ़ी को तेजी से आत्म केंद्रित बना रही है और ये सामाजिक बदलाव का दौर तो है, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट ने जहां एक और संपर्क का दायरा विस्तृत किया है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से लोग अकेले और आत्म केंद्रित भी हो गए हैं। बिल्कुल। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए विदेश में तो दोस्त बना लेते हैं हम, लेकिन अपने ही घर में साथ रहने वाले माता पिता और भाई बहन का हालचाल पूछना भी भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आजकल ज्यादातर युवा जो है सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनका इस्तेमाल तो करते ही हैं और इन साइट्स का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और इतना आत्म केंद्रित हो गए हैं कि अपने
अपने सिवा हमें कोई दूसरा दिखाई भी नहीं देता है। बिल्कुल, हर समय जैसे मैंने कहा हमेशा हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स की चिंता होती है, अपनी रील्स बनाते या तो फिर हम रील्स बनाने में बिजी रहते हैं हर समय, कभी कहीं जाके रील्स बना रहे हैं। और मंदाकिनी जी मैंने देखा कई बार तो लोग परवाह भी नहीं करते कि बीच सड़क में रील्स बनाने लगते हैं, वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस अपने रील्स बनाने में लगे रहते अभी हैं। ट्रेनों में भी हम देखते हैं कि लोग जो है ट्रेन के गेट पर खड़े हो जाते हैं, या महाराष्ट्र में कई बार हम देखते हैं और रील्स बनाने लग जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम गिर जाएंगे तो क्या होगा, या इतनी भीड़ आ रही है इसमें हम रील्स बना रही हैं। लड़कियां भी कई बार जो है डांस कर रही होती हैं और रील्स बना रही होती हैं। तो ठीक है, आपको अगर शौक है तो अपना घर परिवार और आसपास का वातावरण चुनना चाहिए, ना कि सार्वजनिक स्थान जहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बीच सड़क पर खड़े होकर रील्स बना रहे हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पर थोड़ा खतरनाक जगह भी होती है। वो एक चकाचौंध की दुनिया कह लीजिए, उससे वो एकदम इतने प्रभावित हो जाते हैं ना कि उनको लगता है कि अब हम ये रील्स बनाएंगे, ये डालेंगे, फिर तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग हमें जानने लगेंगे। आरती, उस जगह का हम आनंद नहीं लेते हैं, हम रील्स बनाने में लगे रहते हैं। हमें लगता है घूमने भी जाते हैं ना, तो पूरा टाइम हमारे हाथ में सिर्फ फोन होता है और हम आसपास देख तो कुछ नहीं रहे होते, बस हम ये देख रहे होते हैं कि हम कहाँ पे फिट हो जाएं, जहाँ पे अपनी रील्स बना लें, फिर हम उसको सोशल मीडिया पे डाल दें, हमें सोशल मीडिया से वो रिएक्शन जो हमें चाहिए होते हैं उसकी हम ज्यादा परवाह करते हैं, बजाय इसके कि हम कहाँ घूमने आए हैं, वहाँ प्रकृति कैसी है, या हम किस एनवायरनमेंट में आए हैं और कितनी खूबसूरत जगह है इसका हम मजा लें, है ना, जहाँ आए हैं। तो वो तो हमारे भीतर होता नहीं है, बस यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम खूबसूरत लगें, स्मार्ट लगें, डैशिंग लगें, और लड़कियां सोचती हैं कि हम बिल्कुल नायिकाओं की तरह लगें, जहाँ हमें कहा जाए कि आप जस्ट लाइक उस हीरोइन की तरह लग रही हैं, वैसी लग रही हैं। और ये सब सुनने की हम आदी भी हो गए हैं थोड़ा, है ना। झूठ मत बोलना, तुम्हें भी लगता होगा जब अपनी फोटो किसी सोशल मीडिया में डालती हो और मैं उसमें लिख देती हूँ आरती सो क्यूट, और आप खुश होती होंगी जरूर। नहीं, बिल्कुल खुशी होती है, खुशी उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि एक निश्चित होना चाहिए, एक समय होना चाहिए कि ये नहीं कि हम हर समय उसमें ही लगे हुए हैं, है ना, कि हमें कोई भी इतना जरूरी काम है या कोई बात है या कुछ ऐसा है, उसको सबको छोड़ के अपने जो हमारे रियल लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जो आमने सामने मिलते जुलते हैं, उन सबको हम भूल के बैठ गए और सिर्फ उसी में लगे हुए हैं, है ना। तो ये चीज गलत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप अपनी पढ़ाई को भी दरकिनार कर देते हैं, करियर को दरकिनार करते हुए इसी में लगे हम रहते हैं, खासतौर से युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी क्यों, आजकल तो जिसे देखो लगभग हर उम्र का व्यक्ति जो है रील्स बनाने में लगा हुआ है, या सोशल मीडिया पर। अगर आप अच्छी राइटिंग कर रहे हैं, आपके विचार हैं, आप वैचारिक आलेख लिखते हैं, तो एक अच्छी बात है कि आपने सोशल मीडिया को चुना अपने विचार लिखने के लिए। लेकिन लत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कई सकारात्मक पॉजिटिव कॉर्नर हैं। लेकिन ठीक है, आपने कोई चीज भेजी, आपकी सूचना का तेजी से प्रसार हो जाएगा, लोग जाग जाएंगे आपके बारे में, आप लोगों को पहचान लेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे। लेकिन इसके जो नेगेटिव जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वो भी कम नहीं होते हैं, है ना। साइबर बुलिंग होती है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आप कम लाइक मिलते हैं तो हमें चिंता हो जाती है कि लोगों ने इतने कम लाइक क्यों दे दिए, हम अवसाद में भी डूब जाते हैं कई लोग तो, है ना। और गलत सूचनाओं का हम प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। और सच्चाई तो यह है कि हम उस आभासी दुनिया में इतना खो जाते हैं, वो दोस्त हमें इतने प्यारे लगते हैं आभासी, कि जो हमारे वास्तविक जीवन के दोस्त हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उस दुनिया में तो हम शामिल ही नहीं होते। और वो काल्पनिक दुनिया हमें लगते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, काल्पनिक दुनिया। पता नहीं वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं दोस्त, है ना। तो लगातार जो आने वाले अलर्ट हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो हमारी एकाग्रता पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। आप मान के चलिए, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है हम तुरंत मोबाइल पकड़ते हैं, है ना। और बच्चे तो घर में आप देखिए, घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, तुरंत मोबाइल खोलते हैं, अरे क्या आ गया, अरे क्या आ गया, उसमें ये लगे रहते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, तो बाहर खेलना बंद कर चुके हैं, बिल्कुल भूल गए हैं, वो जानते ही नहीं बाहर खेलना क्या होता है। जो हमारा बचपन था ना आरती, जब हम मिट्टी में खेला करते थे, पैर मिट्टी से सने होते थे, और हम खूब खेल के घर में आते थे, हाथ पैर हमारी जो है माएँ जो है हाथ पैर धुलाया करती थी, चलो हाथ पैर धो लो, बहुत खेल लिए हो, है ना। गिर पड़ के आते थे, चोट लग जाती थी घुटनों में, कोहनी में, और कोई चिंता नहीं होती थी। वो बच्चे तो आज जानते ही नहीं है, बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही गेम खेलना जानते हैं कि क्या होता है, पूरा टाइम बस उसी में लगे, और उसकी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पे तो बुरा असर पड़ ही रहा है। साथ ही वो इस तरह की अपराध के शिकार दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जो तस्वीरें भी हम वहां पर देख रहे हैं, वो इतनी फिल्टर की हुई होती हैं, हमें लगता है कि अरे
इतना खूबसूरत जीवन है, इतनी सुंदरता है दुनिया में, तो हम इस तरह की दुनिया में लेकर अपने आप को भी असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, इस पे बहुत सारे मेरे कमेंट्स भी लिखे हैं, लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सोशल मीडिया के कई कारक लोगों को आत्म केंद्रित बनाते हैं, जिसमें खुद को हाईलाइट करने के लिए प्रोफाइल बनाना, दूसरों के सामने अपनी पहचान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और अपने विचारों के लगातार पोस्टिंग शामिल है। यह व्यक्तिगत और ऑनलाइन संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आत्ममुग्धता और सामाजिक तुलना की ओर ले जाता है। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखकर खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत बढ़ जाती है, जिससे आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। दूसरों के पोस्ट देखने और लाइक या कमेंट नहीं करने जैसे निष्क्रिय उपयोग से अलगाव की भावना बढ़ सकती है। जब व्यक्ति अपनी बातचीत को वास्तविक दुनिया के आमने सामने के संबंधों के बजाय सोशल मीडिया पर अधिक समय देते हैं, तो ये विश्वास, सहानुभूति और सामाजिक तर्क जैसे रिश्तों के महत्वपूर्ण कारक को कमजोर कर देते हैं। बहुत सही लिखा है उन्होंने, क्योंकि क्या होता है आरती कि हम समय बेवजह गंवाते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल हाथ में लेकर, और उन लोगों से जुड़ते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। उनकी जिंदगी हमें लगता है, कई बार क्या होता है, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध हमें प्रभावित इतनी करती है कि वहाँ नायक और नायिका हमें दिखते हैं, साथ साथ उतर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, और पेपराजी उनकी फोटोज खींच रहे होते हैं, तो हमें लगता है कितने सुंदर हैं ये लोग, कितनी अच्छी जिंदगी है। लेकिन हम उस चीजों को समझने का हमें पता नहीं होता वास्तविकता क्या होती है, क्योंकि वास्तविकता इतनी हर जगह इतनी जिंदगी परफेक्ट होती नहीं है जितनी दिखाई देती है ना? जी बिल्कुल। तो जिंदगी की वो जो इस तरह के हम एक आभासी दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में बैठे रहते हैं और कल्पना करते हैं कि हम भी ऐसा ही जीवन जिएंगे, और इसी सोच से हम कहीं ना कहीं गलत जो है रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सोशल मीडिया के चलते आज कई सारे लोग आत्म केंद्रित बन रहे हैं, जो व्यक्तिगत प्रस्तुति के साथ आत्म प्रचार और दूसरों से सत्यापन की मांग पर केंद्रित हो रहा है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा हो सकता है। वो हम पर निर्भर है, इसका कैसे उपयोग करना है, कब करना है, कितने समय करना है, क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा। और कोई है हमारे श्रोता ने कुछ और लिखा है? हम बहुत सी चीजें लिखी हैं, बताइए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सोशल मीडिया बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, और सोशल मीडिया जो मनुष्य के लिए रोजमर्रा और दिनचर्या का हिस्सा होता है, लेकिन जो अवतार होता है उसके लिए मतलब जो भी लोग होते हैं उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि वो साधारण से असाधारण होता है, वो उनसे असीम होता है। वो जो सीमा, मतलब कहने का मतलब है कि हम जो चीज अपने खुद हैं उससे बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को पेश करते हैं उसके सामने, तो लोगों को भी लगता है कि भाई सच में ये ऐसे ही है। हाँ, है ना? बिल्कुल तो ऐसा इस होता तरह से है। एक आभासी दुनिया, आपने सही कहा बिल्कुल, एक काल्पनिक सी दुनिया है, और इतना ग्लैमर है उस दुनिया में, हमें लगता है कि चले जा रहे हैं। हमारी जिंदगी इतनी खराब क्यों है, हम ये अंधेरे में क्यों हैं, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है, हम इस तरह की भावनाओं को शिकार हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अभी विवाह के उत्सव चल रहे हैं, विवाह उत्सव, लोग शादियों की और सारे फोटोज डालते हैं, तो हम उन्हें देख देख कर सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई उससे परे होती है। आप अगर सच्चाई की ओर ध्यान देंगे तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हमने बना ली है स्क्रॉल करके ना, कि किसी भी जीवन को स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं। जिंदगी इससे बिल्कुल अलग है। बहुत संघर्ष है जीवन में, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन हाँ, अगर आपने मेहनत की है तो जिंदगी में सफलता भी है और मजे भी हैं, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से हमें चाहिए कि नियमित रूप से थोड़ा ब्रेक लेते रहें, अपने आप को तरोताजा रखें, और इसके लिए डिजिटल जो है डिटॉक्स जिसे कहते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। कुछ घंटों के लिए करें, अगर आप दिन के लिए नहीं कर सकते, कुछ घंटों के एक दिन में कुछ घंटे ऐसा बांट लें उस दौरान हम बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाएंगे मोबाइल को। बड़ा मुश्किल है ना ये सब? मुश्किल है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि अभी तक भी नहीं, जब तक नहीं था तब भी लोग अच्छे से रह रहे थे, तब की तो दुनिया ही अलग थी। हाँ। तो हम ये सोचे कि क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इन जो समय बचाते हैं ना, उसमें अपने शौक का ध्यान रखें कि मेरी क्या हॉबीज हैं। मैं चित्रकारी कर सकती हूँ, है ना, मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, मैं सिलाई गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, मैं सिलाई भी कर सकती हूँ, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, बहुत चीजें हैं दुनिया में करने को। अपना जो है इस आभासी दुनिया से ध्यान हटाइए और वास्तविक जीवन में हमें लौटना चाहिए। अपने माता पिता का ध्यान रखें, भाई बहनों का ध्यान रखें, है ना, अपने दोस्तों से मिलें, दुनिया की सैर करें, देखिए, शॉपिंग करने निकल जाइए। हाँ, शॉपिंग करने निकल सकते हैं, अपनी पसंद की चीजें लाइए, और नहीं, दुनिया की हकीकत से भी रूबरू होइए कि दुनिया में
बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। जैसे आप आभासी दुनिया में, ग्लैमर की आभासी दुनिया में विचरण करते हैं ना, वैसे ही और भी दुनिया है जहाँ बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। एक स्त्री को आप देखिए, वो पसीने से लथपथ होने वाली जो स्त्रियां हैं ना, जो बच्चे हैं जो बचपन से काम करते हैं, बाल श्रम करते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ है, उन्हें देखिए और सीखिए कि बहुत कुछ जीवन में किया जा सकता है। तो एक गीत सुन लिया जाए। थी आप कुछ कह रही थी अभी? जी हाँ, मैं आज एक चीज तो ये मैं बताना चाह रही थी। तो हम बताने जा रहे हैं अभी व्यंजन। अच्छा। व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही एक अच्छा सा कमेंट मुझे दिख गया। बताइए। तो सोच रही हूँ बता दूं। बताइए। जी, नेकी और पूछ पूछ। जी बिल्कुल। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वो जमाना था लैंडलाइन टेलीफोन का, वाया डोरी वाला एक टेलीफोन जो पूरे घर परिवार को एक डोर से बांध कर रखता था। आज है बिन डोरी वाले मोबाइल फोन का, जिसने एक ही परिवार में साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूरी बना रखी है। ये गहरी सोच का विषय है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा, घर में 4 लोग हैं, चारों अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं और अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, है ना। और फिर किसी ने कहा कि लो पानी लाओ, चाय लाओ, तो उठते हुए भी जोर आता है कि हमारा मोबाइल का अरे तुम खुद चले जाओ या तुम भाई बहनों में तो खास तौर से इस तरह की लड़ाइयां होती भी है। पति पत्नी के बीच भी जो है तर्क वितर्क हो जाते हैं कि भाई अपना जो समय है मोबाइल से हटने का जो हमें मन नहीं करता है। तो चलिए आज व्यंजन में आप क्या लेकर आई हैं, क्योंकि व्यंजन के बिना आपकी दुनिया जो है अधूरी है, मुझे पता है। व्यंजन में आज हम लेकर आए, हम क्या लेकर आए, श्रोता ही लेकर आए हमारे। तो श्रोता ने भेजा है चावल के गट्टे। अरे तो वही तो बेसन के गट्टे सुने होंगे। चावल के गट्टे मैंने भी सुने पहली बार। तो इसके लिए चाहिए हमें 1 कप बेसन, 1 कप उबले हुए चावल, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मतलब चाहिए इनको, और 1 बड़ा चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और हरी मिर्च 2। वैसे तो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जितनी भी आपको खानी हो। 1 छोटा चम्मच राई दाना और आवश्यकता अनुसार हरा धनिया। अब विधि बताइए कि 1 बाउल में बेसन डालें, चावल डालें और हल्दी डालें और नमक, तेल, लाल मिर्च पाउडर डाल के कसूरी मेथी डालकर सब अच्छी तरह से मिलाएं और उसको गूंथ लें। पानी ना मिलाएं उसमें, और ऐसे ही गूंदना है उसको। लंबे से जो सिलेंडर आकार के उसको आकार बना लें और एक कढ़ाई में पानी गर्म करें और गट्टे को डालें और ढककर 15 मिनट तक पका लीजिए। 15 मिनट के बाद उसमें चाकू लगाकर देखें, पक जाने पर निकाल लें। 1 इंच के टुकड़े में काट लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके राई दाना तड़काएं, हरी मिर्च डालें, गट्टा डालें, नमक स्वाद अनुसार डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिलाकर सर्विंग बाउल में खरी दाने से क्या बात है, बहुत ही स्वाद। चाय के साथ तो मजा बढ़ जाएगा। तो बाहर जाके खाते हैं, कार्यक्रम समाप्ति के बाद चाय पीनी ही हमें, तो साथ में ये चावल के गट्टे भी हो जाएंगे। और एक देखिए आज 11सी जो है, एकदा 11 है और लोग इसका उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो उन्होंने व्यंजन बनाया है कि साबूदाना लेना है, मूंगफली लेनी है और मिक्सर में पीसकर आधी मात्रा में उबले हुए आलू मिक्स करके स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और लाल मिर्च, काली मिर्च, आलू की टिक्की तैयार करनी है। ठीक है, समझ आया। आलू उबले हुए होने चाहिए साबूदाने के साथ में, और दही में जीरे का बघार लगाकर, आहा क्या मजा है ना, मजेदार। और फ्रूट जूस मिक्स फ्रूट के साथ आप इसे खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, राजगिरी का आटा भी आधा आधा लेकर देशी घी में अच्छी सिकाई करके काजू, बादाम, शक्कर डालकर भी बढ़िया हलवा बनाकर आप आज के दिन खा सकते हैं। मखाने की या साबूदाने की दूध में खीर बनाकर भी खा सकते हैं। सिंघाड़ा, राजगिरा आटे की रोटी और बगैर हल्दी वाले भिंडी की सब्जी और दही भी खा सकते हैं। आज मतलब उपवास ना हो गया, बिल्कुल पार्टी हो गई। इतनी अच्छी चीजें। और एक छोटा सा एक रेसिपी है, बताइए। गोंद कतीरा खजूर बनाना शेक। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच गोंद कतीरा, 1-2 केले, 10-12 बादाम भीगे हुए और छिले हुए, 4-5 खजूर के बीज निकले हुए, 1-2 चम्मच देसी खांड और 2 गिलास ठंडा दूध, 1 चम्मच बॉर्नवीटा। सबसे पहले सारी सामग्री को एक साथ रखें और ग्राइंडर जार में डालें, बादाम डालें, खजूर, देसी खांड डालकर ग्राइंड कर लें, उसका पेस्ट बना लें। और ग्राइंडर जार में केला, गोंद कतीरा, दूध डालें। अब खजूर वाला पेस्ट डालें, यहाँ पर आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब ग्राइंड उसको कर लें अच्छी तरह से। अब हमारा हेल्दी शेक बनकर तैयार है। ग्लास में डालें, थोड़ा खजूर का पेस्ट डालिए, बनाना स्लाइस, बॉर्नवीटा डालकर गार्निश करें। अब ऊपर से खजूर से आप सजा सकते हैं उसको, और बन चुका है आपका केक। क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें इतने सारे अच्छे व्यंजन दिए हैं, खास आज के दिन। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
सखी सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।